जातीय भेदभाव आखिर खत्म कब होगा? क्या करना पड़ेगा? कब जातिवाद खत्म होगा? कब तक बहुजन समाज के लोग जाति का शिकार होते रहेंगे? कब तक उन बहुजन समाज के साथ जो अत्याचार होता रहेगा? आखिर इसका खात्मा कब होगा? जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे। देखिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब भारतीय संविधान लागू नहीं था, जब भारतीय संविधान था ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ इतना जातीय भेदभाव होता था कि बाबा साहब को स्कूल से बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। गुरुजी, सच में तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा। जितना सुनाई देता है उतना काफी है, है? अरे पढ़ लेकर कौन सा बैरिस्टर बनोगे कि तुमको सब कुछ साफ साफ सुनाई देना चाहिए। था और बाबा साहब ने जब मटके में पानी पी लिया तो उनको भी पीटा गया, सोचिए। लेकिन बाबा साहब ने उन चीज को देखते हुए बाबा साहब ने एक संविधान लिखा, भारतीय संविधान। 2 साल 11 महीना 18 दिन का रात दिन परिश्रम करके बाबा साहब ने एक संविधान लिखा, सोचिए। उसके बाद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ आज भी बाबा साहब नहीं है, लेकिन बाबा साहब के साथ आज भी जातीय भेदभाव होता है। कभी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है तो कभी बाबा साहब को मूर्ति लगने से रोका जाता है। ग्वालियर का हाई कोर्ट है और आप देखिए सामने मेन गेट है और सामने एक गाड़ी आपको दिख रही है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है। और ये अद्भुत नजारा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो मूर्ति जो है कुछ चंद लोग जो है इस हाई कोर्ट के अंदर ले जाने नहीं दे रहे हैं। सोचिए कितनी गजब की बात है, जिस व्यक्ति ने देश का कानून बनाया, संविधान बनाया, उसी की मूर्ति को ग्वालियर के हाई कोर्ट के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है और ये मामला जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्वालियर में जो हाई कोर्ट है, ग्वालियर हाई कोर्ट में जो कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए काफी दूर आंदोलन हुआ, लेकिन मूर्ति नहीं लग पाई। लेकिन उसके बाद भी जब मामला थम गया थोड़ा सा, उसके बाद जो है कि एक अनिल मिश्रा नाम का जो एडवोकेट है, उसके बाबा साहब को क्या बोला, एक गंदे व्यक्ति का, जो कि अम्बेडकर जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है और वो इस दिशा में मेरे साथ मिलकर बढ़े। हम शीघ्र सत्य की स्थापना कर दें, स्वर्गीय BN राव साहब का नाम संविधान निर्माता के रूप में स्थापित करना, यही मेरा उनसे निवेदन है। भी बाबा साहब को अभी भी जातीय की नजर देखा जाता है। कभी भी मनुवादी किस्म के लोग जो है कि बाबा साहब को ये नहीं सोचते कि बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा है और बाबा साहब को 32 डिग्री प्राप्त थे और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इनको विरोध करना है कि दलित समाज का कैसे इतना बड़ा नाम है और कैसे बहुजन समाज के लोग जाग रहे हैं, जान रहे हैं अपने महापुरुषों को। लोग जानते हैं कि पहली बार कोई की बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस बना है और दलित दूसरी बार। इस समय आप लोग जानते हैं कि चीफ जस्टिस BR गवई हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उसके बाद सोचिए उनके साथ भी जातीय भेदभाव होता, कितना बड़ा पद होता सोचिए चीफ जस्टिस का, लेकिन उनके साथ भी जातीय भेदभाव होता है। क्यों होता है? जाति के नाम पे वो दलित है, वो क्या बोले बुद्धिस्ट है, इसके लिए उनके साथ जातीय भेदभाव होता है। बीते दिन जो कि 16 सितंबर 2025 को एक याचिका डाली जाती है खजुराहो मंदिर को लेके, व्यक्ति द्वारा उसमें याचिका डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट के, जो कि हमारी मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति टूटी, उसको सही कराया जाए। जो जस्टिस BR गवई ने कहा कि जाओ और देवता से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो अब जाओ और प्रार्थना करो, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। हमें क्षमा कीजिए, ये एक पुरातत्विक स्थल है, ASI को अनुमति देनी होगी, हम दखल नहीं देंगे। जब तक ये टिप्पणी कर देते हैं जस्टिस BR गवई, जब तक बहुजन समाज में खलबली मच चुकी थी, बहुजन समाज के लोग एकत्रित हो रहे, बहुजन समाज ने बोला कि ये बिल्कुल आपकी बातें सही है, अगर भगवान में शक्ति है तो भगवान सही करा लेते। लेकिन दूसरी समाज की मनुवादी किस्म के लोग जो कि जस्टिस BR गवई का विरोध करने लगे, बोले कि जस्टिस BR गवई ने गलत बोला। छाती भी फाड़ सकते हैं, अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे धर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, पर भगवान को लग रहा है कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी में, तुम लोग ही करो, हमें ना आना पड़े, इसलिए भगवान आ नहीं रहे। वरना भगवान तो अपने लिए हिरण्याक्ष को मारने आ गए। हिरण्याक्ष तो कितना बड़ा पावरफुल था, उसने वरदान मांग रखा था ना दिन को मन रात। तो न्याय की गद्दी पर बैठे हो, जज हो, हम वहाँ केवल रोटी तोड़ने गए हो, ये न्याय करने गए क्यों जी? तो जज साहब का ये कहना सही है कि गलत है? यदि सब भगवान करे तो वो छोड़ो, तुम अपनी कुर्सी काहे बैठे हो न्यायाधीश बने? सही है कि गलत है? इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन के पक्ष में ये बड़े बड़े जज होके भी देखिए सनातन के विपरीत बात कर रहे हैं।
सदाचार ने टिप्पणी की। टिप्पणी करने के बाद जब कुछ FIR नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं उनको, उसके बाद कुछ दिन बाद 2025 6 अक्टूबर को एक राकेश किशोर नाम का व्यक्ति ने, जो कि खुद ही वकील है, खुद एडवोकेट है, उसके बाद भी जस्टिस BR गवई के ऊपर जूता फेंकने का काम किया। जैसे जूता फेंकने की कोशिश किया, वहां पे जो सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया। 2-3 घंटे तक पूछताछ चली। पूछताछ करने के बाद उसके बाद देखिए राकेश कुमार ने क्या बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं कि हमने जूता फेंका। बिल्कुल अफसोस नहीं, ना मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी। उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूँ वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। 72 साल का हो गया हूँ, मैं कब तक झेलूंगा इस तरीके की घटना, ये मुझे आप बता दें। उसके बाद देखिए अभी भी इस व्यक्ति को मतलब इतना डर नहीं है कि हमने जूता फेंका तो इसको पश्चाताप होना चाहिए। बोलता है कि हमें भगवान, हमारे सपने जो हम सो रहे थे तो भगवान हमारे सपने में आते, बोलते तुम हमारे जो कि अपमान हो रहा हो, तुम चैन से सो रहे हो। उसके बाद सम्मानित साथियों, आप लोगों ने देखा इनके साथ अभी तक भी बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जस्टिस BR गवई का जो कि फैसले के लेकर कुछ भी नहीं हुआ है। एक तरफ समाज बोल रहा है कि जस्टिस BR गवई ने जो बात बोली है सच है, और दूसरी तरफ जस्टिस BR गवई की बातें लोग गलत बता रहे हैं। और जूता फेंकने की बात तो गलत है, क्योंकि एक जूता नहीं फेंकना। अगर तुम्हें लगता था कि जस्टिस BR गवई ने बात गलत बोली है तो आपको संवैधानिक तरह से, कानूनी तरीका से आपको लड़ाई लड़ना था, लड़ाई लड़के बताना था कि आपने ये बात गलत बोली है। लेकिन नहीं, आपको जूता फेंकने का अधिकार कौन देता है? लेकिन उनको पावर कहां मिला? अभी देखो उनको डर नहीं है। राकेश कुमार अभी डर नहीं रहा। डरने का नहीं कारण पता है क्या है? वो सत्ता में जो लोग उनको सपोर्ट करने वाले ना, वो सत्ता में। बहुजन समाज की जो सरकार है, बहुजन समाज के लोग कभी सत्ता में नहीं है ना, तो आने वाले हैं। क्यों नहीं आने वाले? आपको ये पता लगा मैं क्यों बोल रहा हूँ नहीं आने वाले? देखिए बहुजन समाज के लिए इतना संगठन बना हुआ है, लाखों संगठन बना हुआ। बहुजन समाज के लोग बोलते हैं कि बहुजन समाज के लोग एक हो जाओ, लेकिन बहुजन समाज की जितना भी नेता हो कभी एक होने का काम नहीं करते, कभी भी नहीं एक होते हैं। अभी देखो बीते दिन आप लोग जानते हैं कि अभिषेक कुमार जाटव ने जो बहुजन समाज शायद जिनके सवार के नाम से आप लोग जानते हैं, लेकिन सोचिए अभिषेक कुमार जाटव ने एक संगठन बना दिया, समता मूलक संघ। उन्हें एक संगठन बना दिया। कुछ दिन पहले एक संगठन और बना हुआ था भीम आर्मी नाम। कुछ दिन बाद आजाद समाज पार्टी में परिवर्तन हो गया, आजाद समाज पार्टी बन गया। और उसी तरह से जो समता मूलक संघ बना, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो समता मूलक संघ है एक पार्टी बन जाएगा, या जो संगठन से एक पार्टी बन जाएगा। लेकिन बहुजनों की पार्टी कौन थी? बहुजनों की पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का लोग स्थिति आप लोग देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी कहां तक चली गई, क्योंकि लाखों संगठन बन रहे, इतना संगठन बन रहे, बहुजन समाज के लोग समझ नहीं पा रहे इसमें जाना किसके साथ है। और बहुजनों के साथ शोषण अत्याचार होने का थमने का नाम ही नहीं ले रहा, थम ही नहीं रहा है। बहुजनों के साथ शोषण अत्याचार हो ही रहा है। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि एक रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है, पीट करके। और वहां पे जो पीटने वाले लोग तो बोलते हैं कि हम बाबा के आदमी हैं, और जो व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि जो पीट रहा था वो बोलता है कि हमें न्याय दिलाने का काम करेंगे राहुल गांधी। अभी तक उस व्यक्ति का न्याय मिला या नहीं मिला हमें इस चीज को पता नहीं है। लेकिन सम्मानित साथियों सोचिए, जब तक बहुजन समाज के नेता नहीं एक होंगे, जब तक बहुजन समाज के लोग बोलेंगे, बहुजन समाज नेता बोलेंगे एक हो जाओ बहुजन समाज के लोग, कभी नहीं एक हो पाएगा बहुजन समाज जब तक बहुजन समाज के नेता नहीं एक होंगे। सोचिए कि अगर हमें यहाँ से दिल्ली से घर जाना है, आजमगढ़ में जाना है, तो अगर हम 5 भाई हैं, एक गाड़ी जाएंगे तो एक ही गाड़ी का खर्चा लगेगा। 5 भाई है, 5 गाड़ी जाएंगे तो हमें अलग अलग खर्चा लगेगा, अलग अलग हमारी तेल डलवाना पड़ेगा। थोड़ा दूर जाएंगे तो हम भी थक जाएंगे, बहुत चीजें दिक्कत होगी। लेकिन सभी लोग अगर एक ही गाड़ी में जाएंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी और खर्चा भी बचेगा। तो जितना भी बहुजन समाज के लोग हैं, हमें पूरे बहुजन समाज के नेताओं से कुछ नहीं कहना, लेकिन 2 पार्टियां ऐसी हैं, हमें लगता है कि अगर दोनों पार्टी सत्ता में आ जाए तो लगता है कि बहुजनों की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, जो कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। लेकिन तो जब बहन जी 9 अक्टूबर को एक रैली बुलाती है लखनऊ में, रैली में क्या बोलती हैं आप लोग खुद सुनिए। भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ लाखों की संख्या में इस स्थल पर मान्यवर श्री कांशीराम जी को
अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मत का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कि जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे, तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी
तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी समाज अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और अब मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी जो पंजाब राज्य बीजेपी के समर्थन किया, लेकिन सोचिए आज के टाइम में बहुजनों के साथ जहाँ पे शोषण अत्याचार हो रहा है, तो आज के टाइम में जितना भी लोग है बीजेपी में, जितना बीजेपी शासित प्रदेश है वहीं पे अत्याचार शोषण हो रहा है। और आज के टाइम सोचिए जबरदस्ती जो बीजेपी का राज है वहाँ पे जबरदस्ती जो कि जय श्री राम बोलने का, और हम जैसे लोग जब हम बोलते हैं कि हम जय भीम बोलते हैं तो हम लोगों को भी जो कि बोला जाता है कि तुम्हें मार देंगे या तुम बाबा साहब का नाम लेके क्यों बोल रहे हो, वीडियो क्यों बनाते हो। या हम तो किसी भगवान को गलत बोलते भी नहीं है, संविधान के अंदर में रख के वीडियो बनाते हैं, उसके भी हमारे ऊपर भी क्या क्या बोला जाता है। तो सम्मानित साथियों, जब तक बहुजन समाज के नेता और बहुजन समाज एक नहीं होगा, जब तक बहुजनों के साथ शोषण अत्याचार होता रहेगा, और लाखों संगठन, कितना भी संगठन बना लो, संगठन बनाने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो कितना भी आंदोलन कर लो, कुछ भी कर लो, अलग अलग दिशा में जाओ, कुछ भी नहीं होने का है। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए कि बहन जी को और चंद्रशेखर भैया को एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि दोनों लोगों को एक हो जाना चाहिए, और तभी बहुजन समाज की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद।